जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएस डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके, उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं अलीपुर पल्ला बख्तावा रोड ग्रोविंग इंडिया के ऑफिस में, और आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। दोस्तों, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, करम सिंह जी हैं, जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे विशेष में चावल के बारे में। चावल उत्पादन, एक्सपोर्ट किस तरह की स्थिति है। दोस्तों, एक चीज मैं बताते चलूं कि व्यापार जगत के लिए जो इन्होंने किया है, जो बारीकी को इन्होंने देखा है, आइए तमाम तरह की चीजों को चर्चा में लेते हैं। क्या बता रहे हैं खुद सर। आइए दोस्तों, बात करते हैं। जाने माने चावल के ब्रोकर और एक्सपोर्टर करम सिंह सर हैं। सर, केएनएस डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू, आपको शुक्रिया, आपके सभी दर्शकों का शुक्रिया। सर, अपने बारे में एक ब्रीफ करें, उसके बाद चर्चा करेंगे ट्रेड के बारे में। मेरा नाम करम सिंह है। मेरी कंपनी का नाम ग्रोविंग राइस प्राइवेट लिमिटेड। मैं इंटरनेशनल ब्रोकरेज का काम करता हूं और मैं आरईआई, केआरबीएल, अल-मोहिदीन, बाबाकर इन 4 ग्रुप में काम करने के बाद 2012 से ग्रोविंग राइस प्राइवेट लिमिटेड नामक स्टार्टअप बना करके अपना इंटरनेशनल ब्रोकरेज का काम स्टार्ट किया। इंडिया में राइस की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि जो राइस है वो 2 ट्रेंड पे चलता है। फर्स्ट ट्रेंड मिलिंग ट्रेंड। मिलिंग ट्रेंड के अंदर आज हिंदुस्तान के अंदर जो मिलिंग कैपेसिटी है वो जितनी नीड है उससे तकरीबन 15 से 20% एक्सेस है, और जो एक्सपोर्ट वो है वो जो मिलिंग कैपेसिटी है उससे 15 से 20% लेस है। तो ये जो मार्जिन 15 से 20% उसका है, जब हम पेटी खरीदते हैं तब हम जो उसका प्राइस लगाते हैं पेटी का, वो मिलिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे अननेसेसरी भाव ऊपर चला जाता है। लेकिन जब डिमांड आती है एक्सपोर्ट की तो वो क्वांटिटी वो चलती है बायर के ऊपर। तो बायर अपना रेट जब निकालता है उस रेट के ऊपर या प्लस जो कैपेसिटी के ऊपर जो 15-20% का अंतर है, उसी वजह से आज ट्रेड थोड़ी सी ये समझिए आपके अगर इक्वल नहीं है तो कभी कभी बिलो चली जाती। तो अभी एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है? अभी एक्सपोर्ट की स्थिति ये है कि एज इंटरनेशनल ब्रोकरेज मैं जब दूसरे कंट्रीज में जाता हूँ तो उन लोगों का भी जो काम करने का ट्रेंड था वो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है पिछले 4-5 साल के अंदर। पहले चावल एलसी बेस होता था। जो बड़े घर है, जो बड़े कंट्री है, सपोज करो ईरान है या सऊदीयन है। ईरान तो पहले से ही एक्साइटेड मार्केट है। वो जब प्राइस लेता है तब एक्साइटेड होकर के प्राइस लेता है, जब पेमेंट देता है तब वो कूल होकर के पेमेंट देता है। लेकिन सऊदी एक ऐसी मार्केट थी जो प्राइस को स्टेबल रखती थी, यानी अगर आपने वहां जितना चावल भेजा उतने पेमेंट के आने की गारंटी होती थी, तो इसलिए वो एक मार्केट को स्टेबल रखती थी। आज सऊदी 12 लाख टन चावल का कस्टमर अभी 12 से 15 लाख टन चावल लेता है। लेकिन अब चूंकि वहां भी क्रेडिट हो गया, जब क्रेडिट हो जाता है तो पहले 3 महीनों के अंदर थोड़ा सा क्राइसिस इसलिए आता है क्योंकि जो पेमेंट की ड्यू डेट होती है वो 3 महीने बाद की होती है। उस 3 महीने बाद के अंदर प्राइस आकर के सुधरता है। इसलिए अब तक जो मंदा था वो उन 3 महीनों के अंदर मंदा था। फरवरी से माल जाना चालू होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इनमें रहता है कि मार्केट स्टेबल रहती है या थोड़ी सी अपसाइड रहती है। क्या उम्मीद की जाए, आगे चावल में कुछ तेजी आ सकती है डोमेस्टिक मार्केट में? मेरा जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि चावल का एक ट्रेंड होता है कुकिंग बेस। आप जितना चावल पकाते हैं उसकी जब कुकिंग आती है तो उस वजह से मार्च तक, फरवरी मार्च तक चावल की कुकिंग थोड़ा सा हल्की रहती है या उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे चावल खाने वालों की तादाद भी बढ़ती है और चावल की कुकिंग भी अच्छी आती है। इस वजह से मेरे को ये उम्मीद है कि अभी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो भी सुधरेगी और जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें भी अभी कम से कम 35 से $50 के बीच में तेजी आने की पॉसिबिलिटी है।
एज राइस के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह की डिमांड है एक्सपोर्ट में और डोमेस्टिक में? जहाँ तक एजिड राइस है, एजिड राइस का मतलब होता है कि आपने किसी भी चावल को 2 साल या 1 साल पुराना करके चलाया। लोगों ने पहले जितना चावल बिकता था आज से 10, 12, 15 साल पहले, तब तक सब एजिड राइस ही बिकता था। चावल जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा पकता है। इस वजह से जो है ना एजिड राइस का जो एक मार्केट में वो आया। लेकिन जब से स्टीम बनना चालू हुआ तब से एजिड राइस की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि स्टीम का मतलब ही चावल को एजिड करना होता है। एजिड का मतलब होता है कि आपके चावल को ज्यादा टाइम रखो, कुकिंग उसकी अच्छी आए। और जब हम स्टीमिंग करते हैं चावल को, जब उसका स्टोमेटा खोलते हैं, स्टोमेटा खोलने से चावल की कुकिंग परसेंटेज बढ़ती है। और जो स्टीम का प्रोसेस आया था वो एजिड राइस को दूसरे साइड करने के लिए कुकिंग का, क्योंकि एजिड राइस के अंदर जब होता था तो प्राइस कॉस्ट बढ़ जाती थी। कॉस्ट इसलिए बढ़ जाती थी क्योंकि उनको 2 साल या 1 साल एजिट करना होता था, 1 साल रखना होता था। तो उसमें 2 तरह के लॉस थे। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता था पूंजी के ऊपर, तीसरा चावल की शॉर्टेज बढ़ती थी। उसको कवर अप करने के लिए स्टीम का प्रोसेस आया कि भाई आप चावल को स्टीम करिए और स्टीमिंग करने के बाद जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मार्केट में सेल करिए। तो एजिड राइस, हालांकि अभी भी कुछ पार्टी ऐसी हैं कि कुछ एक्सपोर्टर लोग ऐसे हैं जो एजिड राइस बेचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना कुकिंग राइस, स्टीम राइस जो बेचता है वो एजिड राइस का ही अल्टरनेटिव था। ब्राउन राइस की बनाने की प्रक्रिया और इसकी डिमांड किस तरह से है इंटरनेशनल मार्केट में? जब ब्राउन राइस हम बनाते हैं तो हम पेटी को सुखा करके और उसको हस्किंग कर लेते हैं, हस्किंग करके शॉर्टेज कर लेते हैं, शॉर्टेज की ग्रेडिंग कर लेते हैं, शॉर्टेज कर लेते हैं। जो उसमें से ब्रोकन है, दुबार है, तिबार है, मोगरा है, किनकी है, नक्कू है, वो सब एक साइड निकाल लेते हैं। और जो डिस्कलर ग्रेन है वो एक साइड निकाल लेते हैं। जो सेलेक्टेड ग्रेन है वो ब्राउन राइस बच जाता है। ब्राउन राइस की मार्केट स्पेशली यूरोप के अंदर है। यूएस के अंदर भी अब काफी कम हो चुकी है, लेकिन यूरोप के अंदर अभी ब्राउन राइस की मार्केट है। तकरीबन 3-3.5 लाख टन ब्राउन राइस की मार्केट पूरे यूरोप के अंदर है। राइस में सर एरोमा का क्या मामला है? एरोमा यूज किया जाता है, क्या वो स्वास्थ्य के लिए सही है? अरोमा पहले चावल की प्रॉपर्टी होता था। जब बासमती, ट्रेडिशनल बासमती होती थी, तब वो अरोमा बेस ही चावल बिकता था। और ये कहावत थी कि पहले घर में अगर हमने प्योर ट्रेडिशनल बासमती बनाते थे तो 10 घर तक उस बासमती की अरोमा की खुशबू आती थी। लेकिन अब ट्रेडिशनल बासमती क्योंकि समाप्ति की ओर है, तो उसकी जगह 11-21 ने लिया। 11-21 भी अब जो है ना काफी कम हो चुका, उसकी जगह 17-18 ने ले लिया। 17-18 की जगह 15-09 आ गया, 17-18 आ गया। तो दूसरी क्रॉप पे, नई क्रॉप पे डेवलप होती है। हालांकि जेनेटिकली उसमें अरोमा का इनपुट होता है, लेकिन जो पहले ट्रेडिशनल बासमती के अंदर अरोमा आता था तो वो अरोमा अभी चावल के अंदर नहीं है। तो उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए हम जो है ये आर्टिफिशियल अरोमा ऐड करते हैं। लेकिन वो आर्टिफिशियल अरोमा जो है ना वो सेहत के लिए हानिकारक भी है और उसका असर इतने लंबे टाइम तक नहीं रहता जितने लंबे टाइम तक नेचुरल अरोमा रहता था। वो अगर आपने 4-5 महीने बाद उसको वहां रख लिया, जो बायर है वो रख ले, तो वो अरोमा जो है ना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। लेकिन नेचुरल अरोमा जो है वो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है, वो अभी भी चावल में है और वो सोयल से और वाटर से आता है। जिस एरिया की लैंड का पीएच 7 और 7.5 के बीच में, वाटर का पीएच 7 और 7.5 के बीच में होता है, उन ग्रेन के अंदर अरोमा ऑटोमेटिकली पाया जाता है। सर चलते चलते अंतिम सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग राइस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक्सपोर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या सुझाव देंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका ये है और मेरे ख्याल से अब तक के जितने क्वेश्चन आपने पूछे ये सबसे अच्छा क्वेश्चन उसमें है। तो उसका तरीका ये है कि आपकी जो डीलिंग है वो अगर अच्छे लोगों के साथ डीलिंग है तो मैं ये श्योरिटी करता हूँ चावल के अंदर कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक लेता है 1% का, प्लस 2%, 3% जो है ना मार्जिन होता है, 3 और 1 4%, 2% आपको पीछे सीडी मिलती है, तो 6% का मार्जिन है। 6% के मार्जिन में से अगर आपने बैंक को 1% दे भी दिया, 5% आपका मार्जिन होता है और 2 महीने की टोटल डीलिंग होती है, प्रोसेस
जब चावल आप भेजना चालू करते हैं उससे लगा करके जब पेमेंट आती है उस तक, तो आपकी 60 दिन की वो पेमेंट होती है। 60 दिन की पेमेंट का मतलब है कि एक साल में 5 डीलिंग आपकी मिनिमम हो जाती है। और अगर 5 डीलिंग मिनिमम होती है और 6% है तो 5 6 30% राइस में जो है ना टोटल जो कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं उसका 30% मार्जिन निश्चित रूप से पूरे साल के अंदर आपको मिल जाता है। और जो नए नए नवयुवक करना चाहते हैं वो इस बेस पर काम भी कर रहे हैं और वो सक्सेस भी हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से काफी नवयुवक जो है ना, जो पुरानी पीढ़ी थी वो जाकर के नई पीढ़ी अब आ चुकी है और वो सब इसी बेस के ऊपर काम कर रहे हैं और सक्सेस भी है, उनका काम भी अच्छा चल रहा है। तो मैं तो नवयुवकों को सलाह दूंगा कि वो ट्रेड में आए, सीखे, सीख करके काम आगे बढ़ाए। इसमें फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर ये का मतलब अच्छा ये है कि जो चीज खाई खत्म हो गई उस चीज का फ्यूचर हमेशा रहता है। सर, केएनएस डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे ग्रोविंग राइस से करम सर को। इसी तरह केएनएस डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।